नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। हरियाणा में इन दिनों गजब हो रहा है। बड़ौदा में चुनाव है और नए कृषि कानूनों का विरोध है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गजब क्या है। दरअसल इसमें गजब यह है कि किसान कल भी सियासत का खिलौना था और आज भी सियासत का ही खिलौना है। जिन नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध है उसकी बातों से अधिकतर किसान भले ही अनजान हो, लेकिन सूबे के सियासी दल उसे कुरेद कुरेद कर पैना किए जा रहे हैं। जाहिर है सुपर हॉट सीट बड़ौदा में उपचुनाव से पहले सबसे बड़े वोट बैंक यानी कि किसानों को अपने चुनावी पाले में करने की पुरजोर कोशिश है। इसमें जो जितना सफल होगा उसके जीत के आसार उतने ही ज्यादा पुख्ता हो जाएंगे। हरियाणा में इन दिनों सत्ता पक्ष और पूरा विपक्ष मैदान में है। इन सब के पास दो कॉमन वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह नए कृषि कानून है, जिस पर सत्ता पक्ष समझाने में तो विपक्ष भड़काने में जुटा है, ऐसा आरोप लग रहा है। और दूसरी वजह बड़ौदा में चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाने का है। इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए, उसके बाद पंचायत की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में किसानों को लेकर सियासत पूरे उफान पर है। केंद्र के कृषि बिलों को संसद में विपक्ष रोक तो नहीं पाया, लेकिन संसद के बाहर उस पर हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। खुद को किसानों का सच्चा हितैषी साबित करने के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच होड़ खुलकर नजर आ रही है। सत्ता पक्ष नए कृषि कानूनों को किसी क्रांति और बड़े परिवर्तन की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, तो उधर विपक्ष इस पर फुल ऑन आक्रामक बना हुआ है। हरियाणा और पंजाब में तो हालात ऐसे हैं कि यहां नए कृषि कानूनों के विरोध में उतरे नेता घूम घूम कर इस कानून को काला कानून साबित करने की कोशिशों में भिड़े हुए हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने तो बाकायदा इसके खिलाफ अभियान छेड़ने की ताल ठोंक दी है। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने की बात कही है। जरूरत पड़ने पर विधानसभा से इस्तीफा देने की बात भी कही, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने सरकार को अल्पमत में लाने और मध्यावधि चुनाव कराने की भी बात ठोक दी। मुझे अगर आकर के कोई भी कहेगा कि आप विधानसभा से इस्तीफा दे दो, मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। मुझे, मेरे ऊपर तो लोगों को ये विश्वास है कि मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए किसी हद तक जा सकता हूं। जो आज भी सरकार के साथ है, मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आप सही मायने में किसान के हितैषी हो, तो आप चाहे बीजेपी में हो चाहे आप जेजेपी में हो, आपको तुरंत उन पार्टियों से त्याग पत्र देकर। अभय चौटाला एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश में दिख रहे हैं। मसलन एक ओर वो किसानों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश में हैं, तो दूसरी ओर इस चाहत में भी हैं कि प्रदेश में मध्यावधि चुनाव के हालात पैदा हो जाएं। खैर, ऐसी इच्छा रखने वालों में वो अकेले नहीं हैं, क्योंकि बड़ौदा में कांग्रेस की जीत को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने तो सीधे सीधे खुली चुनौती ही दे डाली। मैं कहना चाहता हूं, और ऐसा ही उनको है, तो चुनाव आ गया है, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ से अपना पर्चा भर दें, मैं भी भर दूंगा, लोग फैसला कर लेंगे किसने विकास किया। क्योंकि 6 साल में बड़ौदा उनके नक्शे ही नहीं देता। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी बड़ौदा चुनाव से पहले दो चीजों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहला ये कि बड़ौदा में चुनाव मूड कांग्रेस के पक्ष में पुख्ता करने की कोशिश है, तो वहीं साथ ही किसानों का मुद्दा भी थामे हुए हैं। खैर, राजनीतिक पंडित तो यहां तक कह रहे हैं कि विपक्ष इन दिनों नए कृषि कानूनों पर किसानों को कुरेद कुरेद कर उनकी सहानुभूति हासिल करने में जुटा है, तो वहीं इसी के बूते बड़ौदा के चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिशों में भी जुटा हुआ है। इस बीच सत्ता में साझेदार बीजेपी जेजेपी को लेकर सियासी पंडितों का कहना है कि उन पर कृषि बिलों के पास होने और बड़ौदा चुनाव के ऐलान की टाइमिंग की मार पड़ी है। लिहाजा इन दिनों सरकार के नुमाइंदे एक साथ दो चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिनमें पहला नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को अपने प्रभाव में लेने का है, तो वहीं दूसरी ओर सबसे बड़े वोट बैंक किसानों को मनाते मनाते बड़ौदा चुनाव में अपना प्रभाव इन चंद दिनों में भी जमाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हां, तो लगातार ये कोशिशें हो रही हैं सत्ता पक्ष की तरफ से कि वो किसानों को मना ले, विपक्ष की तरफ से कि वो सत्ता पक्ष को और ज्यादा से ज्यादा कटघरे में खड़ा करे, और विपक्ष ये भी चाह रहा है कि किसानों के सामने
ऐसे पेश किया जाए सरकार को जैसे वो किसान हितैषी है ही नहीं। इसमें कितना दम है ये विपक्ष जाने, कितनी सच्चाई है विपक्ष जाने, कितना गलत है ये भी विपक्ष जाने। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, पंचायत में उनका तारुफ आपसे कराते हैं। रमनीक मान साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए, मान साहब बहुत बहुत स्वागत। बराड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमरदीप बराड़ जी कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सुखवंत जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आज पहले विपक्षियों से करना चाहेंगे कि साहब, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री, इन तमाम लोग लगातार ये कह रहे हैं अमरदीप साहब कि ये जो कानून है वो किसान हितैषी है, किसानों को फायदा मिलेगा। आखिर क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर डिबेट हो रही है, क्योंकि इस मुद्दे पर डिबेट होना बहुत जरूरी था। लगातार कर रहे हैं हम लोग अमरदीप जी, इस मुद्दे पर हम लोग लगातार डिबेट कर रहे हैं। अब मैं जवाब दूंगा। आप कह रहे हैं यकीन क्यों नहीं कर रहे। ये तो कह रहे थे हम बुलेट ट्रेन भी इंडिया में ले आएंगे, इन्होंने तो 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया था, इन्होंने तो और बहुत सारी चीजें दी थी, जो इन्होंने तो दिए और लाइटें भी जलवाई थी भी, उससे कोरोना खत्म हो जाएगा। तो इनकी किन किन बातों पर हम विश्वास करें? किसान जो अपना हक मांग रहे हैं सड़कों पर आकर अपना हक मांग रहे हैं कि जो तीन तुगलकी फरमान है इनको वापस लिया जाए, और बीजेपी सरकार प्लस जेजेपी सरकार उन पर लाठियां चला रही है। ये भारत में लोकतंत्र की बड़ी ही शर्मनाक बात है। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ठीक है, किसान ने क्या ऐसा गलत कर दिया कि उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं? किसान अपना हक मांग रहा है, किसान अपना सम्मान वापस मांग रहा है, और वो मांगने पर उस पर लाठियां चलाई जा रही हैं। ठीक है अमरदीप जी, मैं लौटता हूं आपके पास। सुखवंत जी आपका रुख कर लेते हैं। अमरदीप जी कह रहे हैं कि यह भी एक जुमला है। क्या आपको लगता है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना जो सरकार का एक लक्ष्य है वो महज एक जुमला है? मेरे को अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। देखिए, मैं इसी प्रेजेंट जो फार्मर डिस्ट्रेस है जिसके ऊपर किसानों ने प्रदर्शन किया, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं कि पहले दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, उनके गृह मंत्री जी ने कहा कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। दूसरे दिन उन्हीं का बयान आया मुख्यमंत्री जी का कि डिफेंस में हुआ, गृह मंत्री जी का आया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, दिग्विजय चौटाला जी कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ। अब साकेत भाई, अब इन लोगों का कैसे विश्वास किया जाए? बदकिस्मती इस प्रदेश की ये है कि इस सरकार में एक भी कोई मंत्री या मुख्यमंत्री तो खुद है ही नहीं किसानी बैकग्राउंड से, कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो किसान के दर्द को समझता हो। अब जहां तक आपने शुरुआत की थी इस डिबेट की, आपने ये कहा कि राजनीतिक पार्टियां किसानों को उकसा रही हैं, बीजेपी उसको समझा रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के डेथ साइन करके उसको समझाना क्या होता है, और किसानों के डेथ वारंट पे बीजेपी ने साइन कर दिए। दूसरी बात यह है कि विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं किसानों के साथ खड़ी हों? आखिरकार राजनीतिक दलों को जवाबदेह जनता के प्रति होना होता है, और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है और मजबूती भी है कि राजनीतिक दल जनता के प्रति जवाबदेह हों। और जब किसानों में इतना बड़ा डिस्ट्रेस होगा तो राजनीतिक पार्टियां और इनेलो, आपने देखा होगा आज चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये कहा कि हम हर तरीके से किसानों के साथ हैं, किसान संगठनों को हम इनवाइट करेंगे कि बातचीत करके किस प्रकार से सरकार पर दबाव बना करके और इन 3 डेथ वारंट को वापिस करवाया जाए, और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका एक शब्द को आप समझे कि हम किसान की जो दर्द है उसको समझते हैं, और हम किसी भी हद तक जा करके किसान के साथ खड़े होंगे। ठीक है। एक चीज जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, हमने इस बात का जिक्र किया था कि सत्ता पक्ष समझाने की और विपक्ष किसानों को भड़काने का काम कर रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। ये हमने अपने सेंटेंस में कहा था सुखवंत जी। खैर, रमनीक मान साहब, अब देखिए आरोप कांग्रेस की तरफ से भी है, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी है, और इन आरोपों को पैनापन तब मिल जाता है जब आपके अपने साथी आपकी पार्टी से जीते हुए वो आपकी पार्टी को छोड़ देते हैं और ये कहते हैं जी किसानों के साथ ऐसा होता हुआ मैं तो नहीं देख सकता हूं। तो फिर आरोप तो आप पर और ज्यादा गंभीर और संगीन हो जाते हैं। देखिए साकेत भाई, सबसे पहली बात तो ये कि आपके माध्यम से मैं दोबारा आता हूँ, इस बात को वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये जो बात चल रही है, हम सुन रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी से फैलाई गई भ्रांति है।
दोनों के विरुद्ध। इस प्रकार आपके समक्ष है, भी देख रहे हैं, हमने अपनी एक खरीदी ढूंढी, इसके बाद अभी 8 खरीद हो सकती। हमारा तो केवल इतना कहना है भाई कि हम जब तक सत्ता में रहेंगे हम बात उसको एमएसपी के ऊपर खरीद करते रहेंगे। जब खुदा ना खास्ता कल को अगर ये अपने हिसाब से खरीद कर, ये इस बात की गारंटी दे हम खरीद करेंगे। बात तो ये कि अब जितना भ्रम फैलाने का प्रयास किया, जितना झूठ फैलाने का प्रयास किया है, जितनी गलत बातें बताने का प्रयास किया जा रहा है, ये केवल और केवल राजनीतिक है। कि चाहे अब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, पिता पुत्र है देवेंद्र जी और भूपेंद्र जी, ये दोनों सोनीपत से और रोहतक से हारे। इन्होंने अपने आप को एक लिटमस टेस्ट कह दिया, लिटमस टेस्ट इन्होंने फेल किया, उसके अंदर ये लोग नहीं आ पाए। तो अब इनको इन क्रांतिकारी आदेशों को एक अक्सर ऐसा होता है जिसमें जो ये कानून खुद लेके आना चाहते हैं, उस कानून को बेहतर तरीके से लाने का काम सरकार है, तो ये भ्रांति फैलाने का काम करती है। अब आगे बात रमनिक मान जी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ, एक बार रोक रहा हूँ। आपका फोन भी कट चुका है, आपकी आवाज़ ठीक ढंग से आ नहीं रही, दोबारा से उसे पैच भी करना है। और अमरदीप बराड़ साहब के चलते हैं, उसके बाद मैं एक सवाल मान साहब आपसे लूँगा। बराड़ साहब, अब तो दिक्कत कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा ये है कि ये सीट आपकी रही थी, अब आपको इस सीट को रीगेन करना है। सबसे बड़ा चैलेंज तो आपके लिए है। इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी तो इस स्थिति में है कि अगर जीत गए तो वाह वाह, नहीं जीते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तो ये सीट है ना, यहाँ से आपके विधायक थे जिनके निधन के बाद ये उपचुनाव होने वाला है, तभी क्या कांग्रेस इतनी बौखलाई हुई है? साकेत जी, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, कांग्रेस कहीं बौखलाई नहीं हुई है, ये सब झूठी बातें हैं। हमने बड़ौदा चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, ये बात आज मैं आपके जनता टीवी पर कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिए और रिजल्ट आने के बाद चेक कर लीजिएगा। इस दावे के पीछे की वजह, दावे के पीछे की वजह, इसकी वजह ये है जी, आज किसान की फसल मंडियों में पहुंची हुई है और उसकी फसल नहीं बिक रही। अगर उसकी फसल बिक रही है तो 40% एमएसपी से कम बिक रही है, ये इसकी वजह है। जो सबसे बड़ी वजह है, और बहुत सारी वजहें हैं। अगर बीजेपी से नाराज होंगे किसान और वहां के मतदाता, तो कांग्रेस की तरफ क्यों जाएंगे, इनेलो की तरफ जाएंगे? देखिए जी, कांग्रेस हमेशा किसान हित रही है, हमेशा व्यापारी हित रही है, मजदूर हित रही है। इनेलो भी तो ये दावा करती है, वहां पर जीती थी, इनेलो भी तो ये दावा करती है कि वो किसान के साथ है, वो गरीब के साथ है, वो मजदूर के साथ है, तो इनेलो के साथ क्यों नहीं जाएंगे वहां के मतदाता? देखिए जी, ये हक इनेलो का हक ये बनता है दावा करने का, हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन रिजल्ट आने के जब चुनाव होगा तब पता लग जाएगा कि जनता किसके तरफ जाती है, किसको वोट देती है। इनेलो का हक है कि ये दावा करने का कि हम जीतेंगे, हम उनको इस बात से रोक थोड़ी सकते हैं। अगर कोई कहेगा कि मैं जीत, कौन कहता है पहले कि हम हारेंगे? इनेलो ने तो ये कहा है, अभय चौटाला तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ, दोनों एक ही है। नहीं, ये कहा होगा जी उन्होंने, वो कुछ देखो, यही तो है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, कोई कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है। अमरदीप बराड़ साहब, आपके पास तो पॉइंट इस चीज को लेकर है ही नहीं कि इनेलो की तरफ क्यों नहीं जाएंगे। आप तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे तो ये जरूरी तो नहीं कि वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। इनेलो की तरफ क्यों जाएंगे? किसान क्यों जाएंगे इनेलो की तरफ? क्यों बड़ौदा के जो नागरिक हैं, जो जनता है, इनेलो की तरफ क्यों जाएगी? आप एक बार मुझे इनेलो के प्रवक्ता ये बता दे भी किस आधार पर ये कह रहे हैं कि हम बड़ौदा में चुनाव जीतेंगे? आप एक बार आप बता दीजिए ना कि क्यों नहीं जाएगी, फिर वो उनसे काउंटर ले लूंगा। आप बता दीजिए क्यों नहीं जाएगी। क्योंकि जी इनेलो की सरकार जब थी हमारे प्रदेश में, तो उस समय क्या जनता का हाल था, क्या किसानों का हाल था, क्या व्यापारी का हाल था, ये छिपा नहीं है। और दूसरी बात, इनेलो को बड़ौदा में कभी भी जीत हासिल नहीं हो सकती, ना बीजेपी को हो सकती है, ना जेजेपी को हो सकती है। अकेली इनेलो की बात नहीं मैं करूंगा। हाँ, ये दावा कर सकते हैं, क्योंकि इनको हम ये कुछ बोलेंगे तो हम इनको रोक तो सकते नहीं है भी, आप ये मत बोलिए, कुछ मर्जी बोलते हैं। ठीक है अमरदीप जी, मैं लौटता हूं आपके पास और सुखवंत जी आपके पास भी आऊंगा। एक बार जरा
रमनीक मान साहब का फोन पैच हो चुका है। मान साहब, आप ये कह रहे कि भ्रांति कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से लगातार भ्रांति फैलाई जा रही है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। साहब, मैं तो आपके अपने लोगों की बात कर रहा हूं, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए विपक्ष को। आपके अपने लोग श्याम सिंह राणा इस्तीफा दे देते हैं इस बात को लेकर कि किसानों के साथ बुरा नहीं देख सकता। ढोल साहब को आप भूल नहीं सकते कि उन लोगों ने किस तरीके से बैठक की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार को जितने भी पार्टी के पूर्व विधायक हैं या वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ हम मुलाकात करेंगे। तो ये तो एक स्टेप डैमेज कंट्रोल कह लीजिए या भविष्य में हो रही बुरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री का स्टेप है। तो आपके अपने लोग मान गए हैं क्या? भाई, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, तो पीछे आप जो साइड पर करा रही है उसकी ओवरलैपिंग आवाज ज्यादा आ रही है और आपकी आवाज कम आ रही है। थोड़ा सा उसको एडजस्ट कराइए तो हेलो जी बोलिए मान साहब, बोलिए जी। आपका मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि क्या आपके अपने लोग माने हुए हैं इस बिल को लेकर? क्यों एक इस्तीफा हो चुका है, बाकी भविष्य में न जाने और क्या क्या होगा। बहुत लोग नाराज हैं, अलग बैठक कर रहे हैं। तो क्या तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माने हैं इस कानून को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मसला है, वहां पे सभी लोग हर तरीके से संतुष्ट हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक हैं, हमारे घटक दल हैं, जिनके साथ हम सहयोग में सरकार में हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है। आप उनके निजी कारण रहे। आप श्याम सिंह जी की बात कर रहे हैं, घटक दल की अगर बात करेंगे तो मैं श्रोमणी अकाली दल की बात करूंगा। रमनीक मान जी, यदि वो संगठन छोड़ के जाना चाहे तो उसके अंदर तो उनको चाहिए था एक बार वो पार्टी स्तर के ऊपर बैठ के बात करते हैं। उन्होंने नहीं उचित समझा, उनके अपने निजी कारण है, कोई ऐसे विशेष बात नहीं है। पर जहां तक आम किसान की बात है, आम लोगों की बात है, उनको इस विषय में अब वाज़ेह तौर पर पता लग चुका है कि एमएसपी के विषय में जो भ्रांति फैलाई जा रही थी वो बिल्कुल सत्य है, गलत है। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से भ्रांतिकारी पार्टी है, हम जानते हैं, हम शुरू से देखते आए, भ्रांति में रखा है इन्होंने समाज को, किसानों को, लोगों को, सब जनता को। और अब लोग इनके झांसे में नहीं आ रहे। अब जिनको आप देखते हैं सड़कों पर, वो पराये हो चुके हैं। चाहे वो अम्बाला के अंदर एक ही ट्रैक्टर को उठा के दोबारा दिल्ली के अंदर गिराने का काम करने का काम करे यूथ कांग्रेस, या फिर पंजाब कांग्रेस के जो नेता हैं वो पंजाब से ट्रैक्टर ला के हरियाणा में रैली करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये पीछे ये प्लीज, ये तो पीछे आपका बैकग्राउंड में चल रहा है, उसकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। धन्यवाद। आप नहीं आ रही, धन्यवाद। तो मेरा केवल मेरा इतना कहना है कि इनका जो भ्रम का जाल है और ये जो भ्रांति फैला रहे हैं वो थोड़े दिन की बात है। एक बार मंडियों में खरीद पूरी हो जाएगी, उसके बाद इस प्रकार। ठीक है, मान साहब लौटते हैं आपके पास। सुगुन जी बोलिए। साकेत भाई, अमरजीत बराड़ जी कांग्रेस प्रवक्ता ये जवाब नहीं दे पाए कि लोग उनकी तरफ क्यों जाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि जनता इनेलो को वोट क्यों दे। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं। और क्योंकि किसान डिस्ट्रेस है, आज के दिन एमएसपी और किसान के उत्पाद के भाव के ऊपर किसान उद्वेलित है, आंदोलन कर रहा है। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ कि जब इनेलो की सरकार थी आज से 20 साल पहले, उस वक्त जीरी का भाव 5500 रुपए तक पहुंच गया था और डीएपी और यूरिया की कीमत उस वक्त 450 और 180 रुपए रेस्पेक्टिवली थी, जो आज 235 और 1150 है। और जीरी का भाव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से साकेत भाई के माध्यम से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक बात बीजेपी के प्रवक्ता को रोकिए आप साकेत भाई, मैं कंप्लीट करूं। और आज के दिन जो है वो जीरी का क्या भाव है और यूरिया और डीएपी आगे कितना गया हुआ है। अब जहां तक कांग्रेस की चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये कहा, तो इसलिए जो है ना किसानों को पता लग चुका। उन्होंने कांग्रेस की सरकार देख ली, 6 साल से बीजेपी की सरकार देख ली, और उन्होंने ये पाया कि इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो किसान को, गांव, ग्रामीण अंचल, किसान, कमेरे, गरीब, शोषित, वंचित सबको प्रोटेक्ट करती है। और वो उन्होंने कंपेरेटिवली देख लिया। अब मैं उस बात पे आता हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने साफनाथ और नागनाथ क्यों कहा। साकेत भाई, केंद्र में लगातार कांग्रेस की बहुत लंबे समय तक सरकार रही है, बीजेपी की बीच में रही, अब है सरकार। दोनों किसान की हालत एकदम से तो हुई नहीं है, बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको कमजोर किया गया। उसमें कांग्रेस भी शामिल है। उसने लगातार इस देश में आज के दिन जो समस्या है वो कांग्रेस की देन है। जहां तक हरियाणा की बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की जमीन को सस्ते दामों पर किस प्रकार से कंपनियों को दिया वो सब जानते हैं।
तो इनको वोट, कांग्रेस को बिल्कुल बड़ौदा में वोट नहीं मिलेंगे, निश्चित रूप से नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। ये बात सत्य है कि बीजेपी ने किसानों को मारने की गति को दुगना कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने भी उसको एक गति से मारा है। इसलिए कांग्रेस को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। और आप देखेंगे ठीक है जेजेपी ने जो ठीक है एक सेकंड सुखमन जी, एक सेकंड अमरदीप बराड़ साहब, ऐसा तो नहीं होगा ना कि जींद उपचुनाव वाला ही हाल हो जाएगा बड़ौदा उपचुनाव में भी और यहाँ भी कोई कांटा निकल जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जी। बड़ौदा चुनाव हम जीतेंगे और भारी ये तो जींद उपचुनाव से पहले भी आप लोग कहते थे। आज जींद उपचुनाव से पहले भी कहते थे आप लोग। आज मैं आपको बीजेपी के हालात बताता हूँ। आज के हालात क्या हैं। आज इनके जो सैनी साहब कुरुक्षेत्र से एमपी है, उनको लोगों ने गांवों में नहीं घुसने दिया। वो उनको वोट कैसे दे देगा? और इनेलो के प्रवक्ता मेरे भाई कह रहे थे कि ये हाल कांग्रेस सरकार में हुआ है। कांग्रेस सरकार में लाखों करोड़ों रुपए का किसानों का कर्जा माफ हुआ है। आज की फसल की निकाल के देख लिए और कांग्रेस के समय की निकाल के देख लिए, कौन सी ज्यादा थी? फसल की कीमत कांग्रेस के समय ज्यादा थी। आज एमएसपी से भी 40% कम पे किसान की फसल बिक रही है। एक नई पॉलिसी लेके आए हैं ये कि धान में 17% नमी होनी चाहिए। रमनीक मान जी का जवाब लेते हैं। मान साहब मेरा जवाब नहीं दे पूरे टाइम। धन्यवाद अमरदीप, धन्यवाद। सुना अमरदीप, आपको सारा समय आपके पास नहीं है। बहुत सवाल जवाब हो गए अमरदीप जी, एक बार जरा मान साहब को सुनते हैं। ठीक है रमनीक मान जी बोलिए। मान जी बोलिए। जी थैंक यू साकिब, 2 मिनट। धन्यवाद। आपको सुना लौटेंगे अमरदीप जी, आपके पास लौट रहा हूँ। एक बार जरा रमनीक मान जी काउंटर कर रहे हैं अपने समय में अमरदीप होता है। और जो भ्रांति ना फैलाओ। अरे भ्रांतिकारी उसमें 24% कमी होती है और नमी होती है। और ये दान जवाब कौन सा? और जवाब ठीक है अमरदीप जी, एक बार सुन लीजिए। अमरदीप जी एक सेकंड। ठीक है अमरदीप बोलिए। मान साहब बहुत धन्यवाद साकिब आपका, आपने इनको शांत कराया। अब मैं बात था। पहली बात तो अब इंडियन नेशनल लोग पीछे चले जाते हैं, इतिहास में चले जाते हैं, तो जरा हम इतिहास की बात कर लेते हैं। आखिरी बार जब आप चुनाव सरकार बनाए तो 1999 में था। उस वक्त संयुक्त इंडियन नेशनल थे और उस वक्त भी हमारे सहयोगी थे आप। तो इस 6 शताब्दी में यानी नई सेंचुरी में आप एक बार सत्ता में नहीं आए और आप कह रहे हैं कि लोग समझ चुके, हमने समझा दिया। अभी आपको 21 साल लग गए, अभी तक समझाए नहीं। आप सरकार से एक सीट पे आ गए हैं। सरकार से आप लोकदल के प्रवक्ता हो क्या अमरदीप बराड़ साहब? आप लोकदल के प्रवक्ता हो, इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? चुप करके सुनिए। प्रवक्ता सुनिए। अब दूसरी बात, अब आगे आप रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पे, अब हम आगे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पे। जींद में तो लोग कटवा दिए थे, कैथल के विधायक को जींद से कटवाया है। विधायक पुनः विधायक के लिए लड़ रहा। तो हाल देखे इनके, जिनके अंदर किस प्रकार से इनकी मट्टी पलीत हुई थी वो हमने देखा। अभी बार बार अमरदीप जी कह रहे हैं अरे हम जीते हुए। अरे फिर चुनाव करवाने की आवश्यकता क्या है? आप कह दीजिए हम जीते, आप एमएलए ऐसे नहीं होता। आप सत्ता के मैंडेट को अब्यूज नहीं कर सकते। आप ये बात नहीं कह सकते कि हम जीत चुके हैं, हम जीते हुए हैं। अमरदीप जी जरा सुन लीजिए। ठीक है अमरदीप जी एक एक करके ठीक है सुन लीजिए, जरा कंप्लीट कीजिए मान साहब, फिर सुबह जा रहा हूँ। बस राष्ट्रीय पार्टी प्रवक्ता का राष्ट्रीय आचरण होना चाहिए। जरा बात हमारे में आचरण है जी, पर अमरदीप जी एक सेकंड होल्ड कीजिए ना, फिर चर्चा डिरेल हो जाती है। मान साहब बोलिए। ये आचरण तो आपका ये है कि आप पंजाब से ट्रैक्टर लेके आते हो, उसको जलाते हो, अम्बाला में उसी ट्रैक्टर में जाते हो, दिल्ली में जलाते हो। आपका काम जलाने का है। 1984 में आपने सिखों को जलाया, अब आप ट्रैक्टर जला रहे हो। आप किसानों के नाम पे तथाकथित लोगों को इकट्ठा करके आप यहाँ पर भ्रांति बनाने का प्रयास करते हो। आपने बिल पढ़े? आप बताइए आपको उस कानून में किस बात से आपत्ति है? एक दिन को बताओ जिससे आपको आपत्ति है। आपके नेताओं को पता। अच्छा और उत्तर सुनो। अरे अमरदीप जी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हो, फिंगर ऑन योर लिप्स। चुप करके सुनिए। बर्दाश्त की सब कोई सीमा होती है, आप बोलते रहते हैं बीच में, तो तरीका है क्या आपका? आप बताइए जो आपका एक मैनिफेस्टो था उसके अंदर बिंदु नंबर 7, फिर आपसे निवेदन है साकेत भाई इनसे पूछिएगा, बिंदु नंबर 7 नंबर बिंदु में किसान कृषि और कृषि मजदूर की बात, उसमें इन्होंने 11 नंबर सब हेड में। अब आप बाल मत घुमाओ, प्रश्न सुनो।
बड़ौदा में क्या इन्होंने ऐसा किया है जिस वजह से ये किसान जीतेंगे, जिस वजह से बीजेपी बुला लिया पार्टी आपने जीतेगी? चैनल पे डिबेट के लिए? किसको बुला लिया चैनल पे डिबेट के लिए? भाई ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो अपने अपने राग लाते हैं। आप बताओ, आपके मैनिफेस्टो में 7 नंबर सब हेडिंग के अंदर 11 नंबर बिंदु में आपने कहा नहीं कि हम एपीएमसी एक्ट को खत्म कर देंगे, हम सीएसीपी की प्रथा को खत्म कर देंगे, हम किसान के लिए। अरे पढ़ो, आपने मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा अपने सरकार का, आपने ये 3 कानून नहीं पढ़े, आपने अपना मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा। आप आ जाते हैं टीवी पर मुंह उठा के, आपको डिबेट करने का क्या अधिकार है? आपको ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है। जनता को पता, आप पहले पढ़ के आइए, को पता चल गया, व्यापारियों बराड़ को साहब पता पढ़ चल के गया। आइए। अब आपके झूठ नहीं आ चलेंगे। गए, आप पढ़ के आइए। मान साहब, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? आप खुद किसान इसका हैं। मतलब ये आप है कि किसान के हित 2013 की बात नवंबर करिए। में आप जो किसान अजय परिवार माकन से और हैं। राहुल आप गांधी ने किसान प्रेस का कॉन्फ्रेंस साथ क्यों नहीं की दे रहे? वो झूठी जब थी। आपके बाकी बीजेपी राहुल के गांधी पार्टी झूठे ठीक हैं। है, बीजेपी को चलिए, छोड़ राहुल के गांधी वक्त की झूठा है, कमी है, बताओ। पॉलिटिकल पंचायत को आप यहीं बताओ, खत्म राहुल करना गांधी पड़ेगा। आप झूठा है सभी क्या? खास मेहमानों का बहुत बहुत राहुल- शुक्रिया हमारे साथ इस पॉलिटिकल पंचायत में शरीक होने के लिए। अब सवाल यही है कि किसानों का असल में हितैषी है कौन? सत्ता पक्ष जो ये कानून लेकर के आई है, या फिर विपक्ष जो ये कह रहा है कि इस कानून में बहुत सारी खामियां हैं? अब किसानों को खुद तय करना है और बड़ौदा उपचुनाव वाकई एक लिटमस टेस्ट होने वाला है। इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।